नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं संतु मोटिवेशनल स्टोरीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार के एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खास शहर के बारे में। खास किस लिए, ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मैं बात कर रहा हूँ मोतिहारी जिले की, जिसे पूर्वी चंपारण जिला कहा जाता है। इतिहास में जिले को वो जगह नहीं मिल पाई जो इसे मिलनी चाहिए थी। बिहार पूर्वी चंपारण जिले का मुख्यालय है। बिहार की राजधानी पटना से 170 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण बिल्कुल नेपाल सीमा पर बसा हुआ है। इसे मोतिहारी के नाम से भी लोग जानते हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस जिले को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी समय में चंपारण राजा जनक के साम्राज्य का अभिन्न भाग था। स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी ने तो अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत भी यहीं से की थी। उनकी याद में यहाँ गांधीवादी मेमोरियल स्तंभ बनाया गया है, जिसे शांति निकेतन के प्रसिद्ध कलाकार नंदलाल बोस द्वारा डिजाइन किया गया था। स्तंभ की आधारशिला 10 जून 1972 को तत्कालीन राज्यपाल D.K. बरुच द्वारा रखी गई थी। यह 48 फीट लंबा पत्थर का स्तंभ उसी स्थान पर है जहां महात्मा गांधी को अदालत में पेश किया गया था, जब वो ऐतिहासिक दृष्टि से भी इस जिले को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी समय में चंपारण राजा जनक के साम्राज्य का अभिन्न भाग था। इस स्थान की व्याख्या वाल्मीकि रामायण तथा तुलसीदास जी के रामचरितमानस में भी है। कहते हैं कि मोतिहारी से 16 किलोमीटर दूर पिपरा रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर में बेदीवन मधुबन पंचायत में एक स्थान है। माना जाता है कि भगवान राम के विवाह के पश्चात जनकपुर से लौटती बारात ने एक रात्रि का विश्राम इसी स्थान पर किया था और भगवान राम और देवी सीता के विवाह की चौथी की तथा कंगन खोलाई की विधि इसी स्थान पर संपन्न की गई थी। उस समय यहाँ पर एक कुंड खुदाया गया था, जिसमें पृथ्वी के अंदर से 7 अथाह गहराई वाले कुएं मिले थे, जिसका पानी कभी भी कम नहीं होता है और आज भी इसे सीता कुंड के नाम से जाना जाता है। लोगों का कहना है कि इस कुंड के जल से सर्वप्रथम देवी सीता ने पूजा किया था। इसके किनारे मंदिर भी बने हुए हैं और इसके 1 किलोमीटर के अंदर ही 5 कुंड और हैं, जो त्रेता युग से अब तक अपने जल के अलग अलग उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। जिसमें एक प्रसिद्ध गंगैया पोखरा है, जहाँ गंगा स्नान के दिन हजारों हजारों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं, क्योंकि लोग यह मानते हैं कि जब यहाँ बारात रुकी थी तो गंगा मैया स्वयं यहाँ आई थी, ताकि देवी सीता और भगवान राम सहित सभी स्नान कर ले। यही पास में ही लगभग 40 फीट ऊंची बेदी भी है, जिस पर देवी सीता और भगवान राम ने पूजा अर्चना की थी। सीता कुंड धाम पर रामनवमी के दिन एक विशाल मेला लगता है। हजारों की संख्या में इस दिन लोग भगवान राम और देवी सीता की पूजा के लिए यहाँ पर आते हैं। आपको बता दें कि यहाँ भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर भी है, जो मोतिहारी से 28 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में अरेराज में स्थित है। यहीं पर भगवान शिव का प्रसिद्ध मंदिर सोमेश्वर शिव मंदिर है। श्रावणी मेला, जो कि जुलाई अगस्त के समय मनाया जाता है, उस समय केवल मोतिहारी के आसपास से ही नहीं, वरन नेपाल से भी हजारों की संख्या में भक्तजन भगवान शिव पर जल चढ़ाने यहाँ आते हैं। और उसको बता दें कि लौरिया नाम का एक गांव है। यह गांव अरेराज मंडल से 2 किलोमीटर दूर बेतिया अरेराज रोड पर स्थित है। सम्राट अशोक ने 249 ईसा पूर्व में यहाँ पर एक स्तंभ का निर्माण कराया था। इस स्तंभ पर सम्राट अशोक ने धर्मलेख खुदवाया था। माना जाता है कि 36 फीट ऊंचे और 41.8 इंच इस आधार वाले स्तंभ का वजन 40 टन है। सम्राट अशोक ने इस स्तंभ के अग्रभाग पर सिंह की मूर्ति लगवाई थी, लेकिन बाद में पुरातत्व विभाग द्वारा सिंह की मूर्ति को कलकत्ता के म्यूजियम में भेज दिया गया। अब आपको बता देते हैं केसरिया के बारे में। मुजफ्फरपुर से 72 किलोमीटर दूर तथा चकिया से 22 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में यह स्थल स्थित है। भारत सरकार के पुरातत्व विभाग द्वारा 1998 ईस्वी में खुदाई के दौरान यहाँ पर बौद्ध स्तूप मिला था। माना जाता है कि यह स्तूप विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है। पुरातत्व विभाग के एक रिपोर्ट के मुताबिक जब भारत में बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ था, तब केसरिया स्तूप की लंबाई 150 फीट थी तथा बोरोबुदुर स्तूप, जो जावा में है, उसकी लंबाई 138 फीट थी। वर्तमान में केसरिया बौद्ध स्तूप की लंबाई 104 फीट तथा बोरोबुदुर स्तूप की लंबाई 103 फीट है। वहीं विश्व धरोहर सूची में शामिल सांची स्तूप की ऊंचाई लगभग 77.50 फीट है। पुरातत्व विभाग के आकलन के अनुसार इस स्तूप का निर्माण लिच्छवी वंश के राजा द्वारा बुद्ध के निर्वाण प्राप्त होने से पहले किया गया था। कहा जाता है कि 4वीं शताब्दी में चीनी तीर्थयात्री हैंसोंग ने भी इस जगह का भ्रमण किया है और आज यहाँ लाखों लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। आप लोग को इसके बारे में भी जानना चाहिए। मुजफ्फरपुर मोतिहारी मार्ग पर स्थित मेहसी है। यह अपने सिल्क बटन उद्योग के लिए पूरे भारत में ही नहीं, बल्कि पूरे विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हो चुका था। इस उद्योग की शुरुआत करने का श्रेय यहाँ के स्थानीय निवासी भुवन लाल को जाता है। सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में उन्होंने शिखरना नदी से प्राप्त शंख सीप से बटन बनाने का प्रयास किया, लेकिन बेहतर तरीके से तैयार न होने के कारण यह बिक नहीं पाया। 1908 ईस्वी में जापान से 1000 रुपये में मशीन मंगवाकर तिरहुत मून बटन फैक्ट्री की स्थापना की गई
और फिर बड़े पैमाने पर इस उद्योग का परिचालन शुरू कर दिया गया। धीरे धीरे बटन निर्माण की प्रक्रिया ने एक उद्योग का रूप ले लिया और उस समय लगभग 160 बटन फैक्ट्री मेहसी प्रखंड के 13 पंचायतों में चल रहा था। लेकिन वर्तमान में यह उद्योग सरकार के सहयोग न मिलने की वजह से बहुत ही खराब स्थिति में है। अब हम लोग बात करेंगे चंपारण सत्याग्रह की। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी का भरपूर सहयोग किया था। महात्मा गांधी दिसंबर 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में आए हुए थे। इसी आयोजन में उनकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जिसने उनकी राजनीति की दिशा बदल कर रख दी। इस शख्स का नाम था राजकुमार शुक्ल। इस सीधे साधे लेकिन जिद्दी शख्स ने उन्हें अपने इलाके के किसानों की पीड़ा और अंग्रेजों द्वारा उनके शोषण की दास्तान बताई और उनसे उसे दूर करने का आग्रह किया। गांधी जी पहली मुलाकात में राजकुमार शुक्ला से प्रभावित नहीं हुए थे और यही वजह थी कि उन्होंने उन्हें टाल दिया था। लेकिन राजकुमार शुक्ल ने उनसे बार बार मिलकर उन्हें अपना आग्रह मानने के लिए बाध्य कर दिया। परिणाम यह हुआ कि 4 महीने बाद चंपारण के किसानों को जबरदस्ती अपनी भूमि पर 15% हिस्से पर नील की खेती करनी होती थी, जिससे उन्हें हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। गांधी को इतनी जल्दी सफलता का भरोसा नहीं था। इस तरह गांधी का बिहार और चंपारण से नाता हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। चंपारण सत्याग्रह अप्रैल 1917 में हुआ था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपने आजमाए हुए अस्त्र का भारत में पहला प्रयोग चंपारण की धरती पर ही किया। यही उन्होंने यह भी तय किया कि आगे से केवल एक कपड़े पर ही गुजर बसर करेंगे। इसी आंदोलन के बाद उन्हें महात्मा की उपाधि से विभूषित किया गया। देश को राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी, मजरूल हक, ब्रिज किशोर प्रसाद जैसे महान विभूतियां भी इसी आंदोलन से मिली। अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में 5वें भाग के 12वें अध्याय में नील की दाग में गांधी जी लिखते हैं, लखनऊ कांग्रेस में जाने से पहले तक वो चंपारण का नाम तक नहीं जानते थे। नील की खेती होती है इसका तो ख्याल भी ना था। इसके कारण हजारों किसानों को कष्ट भोगना पड़ता, इसकी भी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने आगे लिखा, राजकुमार शुक्ल नाम के चंपारण के इस किसान ने उन्हें बताया कि वकील बाबू यानी ब्रिज किशोर प्रसाद सिंह, बिहार के उस समय के नामी वकील और जयप्रकाश नारायण के ससुर आपको वहां का सब हाल बताएंगे। यह कहकर वे गांधी का पीछा करते जाते और उन्हें अपने यहाँ आने के लिए कहते जाते। इसके बाद गांधी जी कानपुर चले गए, लेकिन शुक्ल जी ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। वहां उन्होंने कहा, यहाँ से चंपारण बहुत नजदीक है, एक दिन दे दीजिए। इस पर गांधी ने कहा, अभी मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं वहां जरूर आऊंगा। गांधी जी लिखते हैं कि ऐसा कहकर उन्होंने बंधा हुआ महसूस किया। इसके बाद भी इस जिद्दी किसान ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वे अहमदाबाद में उनके आश्रम तक पहुंच गए और जाने की तारीख तय करने की जिद की। ऐसे में गांधी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा कि वे 7 अप्रैल को कलकत्ता जा रहे हैं। उन्होंने राजकुमार शुक्ल से कहा कि आप वहां आइए और मैं आपके साथ चलूंगा। राजकुमार शुक्ल ने 7 अप्रैल 1917 को गांधी जी के कलकत्ता पहुंचने से पहले ही वहां डेरा डाल दिया था। इस पर गांधी जी ने लिखा, इस जिद्दी किसान ने उनका दिल जीत लिया। आखिरकार गांधी जी मान गए और 10 अप्रैल को दोनों गांधी जी और राजकुमार शुक्ला कलकत्ता से पटना पहुंचे। वहां गांधी जी लिखते हैं, रास्ते में ही उन्हें समझ में आ गया था कि ये राजकुमार शुक्ला बहुत ही सरल इंसान है और आगे का रास्ता उन्हें अपने तरीके से तय करना होगा। पटना के बाद अगले दिन वे दोनों मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां पर अगली सुबह उनका स्वागत मुजफ्फरपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और बाद में कांग्रेस के अध्यक्ष बने जेबी कृपलानी और उनके छात्रों ने किया। शुक्ला आपको बता दें कि चंपारण किसान आंदोलन देश की आज़ादी के संघर्ष का मजबूत प्रतीक बन गया था और इस पूरे आंदोलन के पीछे एक पतला दुबला किसान था जिसकी जिद ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए मजबूर कर दिया था। हालांकि राजकुमार शुक्ला को भारत के राजनीतिक इतिहास में वह जगह नहीं मिल पाई जो उन्हें मिलनी चाहिए थी। हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान खाना खाने वाले अनाज के बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए मजबूर हो गए थे। वहां पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों की ओर से खूब शोषण भी हो रहा था। ऊपर से कुछ बगान मालिक भी थे जो उन पे काफी ज्यादा जुल्म ढा रहे थे। महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर और राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए वो चंपारण आते हैं। उनसे मिलने के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों ने अपनी सारी समस्याएं बताई। उधर पुलिस भी हरकत में आ गई। पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दिया। गांधी जी ने आदेश ना मानने से इनकार कर दिया। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट में हाजिर होना था। हजारों किसानों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा थी। गांधी जी के समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने जमानत
कि गांधी जी को छोड़ने का आदेश दे दिया, लेकिन गांधी जी ने कानून के अनुसार सजा की मांग की। चंपारण के इस गांधी अभियान से अंग्रेज सरकार परेशान हो उठी। सारे भारत का ध्यान अब चंपारण पर था। सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग बनाया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया। परिणाम सामने था। कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपनी जमीन के खुद मालिक थे। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह की पहली विजय का संग यहीं से फूंका था। चंपारण ही भारत में सत्याग्रह की जन्मस्थली मानी जाती है। अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि हमारा ज़िला कितना ख़ास है। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए और हमारी वीडियो को ऐसे ही लाइक करते रहिए ताकि और वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर आ सकूं। और तब तक के लिए जय चंपारण, जय हिंद, जय भारत।